नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास ऑफ योर प्लीडिंग्स। वी हैव रेड दिस rule 2 sub rule 1. What we are doing, we are reading right now, we are studying right now the sub rule 1 of rule 2 order 6, order 6 का rule 2 का sub rule 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ पाएगी? हाँ, इसकी हम लोगों ने पढ़ी जब एनालिसिस की तो 4 बातें समझ में आई कि दिस सब रूल कंटेन्स 4 प्रिंसिपल्स, 4 सिद्धांत इसके अंदर अंतर्निहित हैं। 4 प्रिंसिपल्स आर इनहेरेंट इन दिस प्रिंसिपल, इन दिस सब रूल। व्हाट इज दैट? प्लीडिंग्स शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नोट लॉ। तो व्हाट इज बेसिकली गिवन इन दिस? व्हाट शुड बी प्लीडेड इन ए प्लेंट, व्हाट शुड बी प्लीडेड इन द रिटन स्टेटमेंट, बेसिकली what should be mentioned in the pleadings and what should not be. We can divide it into 2 categories. 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग इसको। क्या हमें प्लीडिंग्स में मेंशन करना चाहिए और क्या हमें मेंशन नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपलीफाइड है, बहुत मुश्किल, रॉकेट साइंस नहीं है ये। क्या मेंशन करना चाहिए? वी शुड मेंशन ओनली फैक्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्स? मटेरियल फैक्ट्स। दिस इज what we should not mention? We should not mention law. Secondly, what we should not mention? Evidence. And if we are mentioning something that is the material facts, that should be not keep in any form, in any elaborate manner. No, it should be only in concise form. So very simple, you should state only facts and only material facts, and note the law, note the evidence, and whatever you are mentioning that should be in concise form. ये 4 बातें याद कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इन 4 बातों को याद कर लीजिए, इसको एलैबोरेट कर देना बस ये। अब हम लोग इसमें अभी तक ये पढ़ चुके हैं, इनकी डिटेल में जा चुके हैं। प्लीडिंग्स शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नोट लॉ, द फैक्ट्स स्टेटेड शुड बी मटेरियल फैक्ट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले प्लीडिंग्स शुड नोट स्टेट द एविडेंस, इसके बाद बात करेंगे इसमें। मेरे ख्याल से आप लोग आ चुके, पढ़ें इसमें आगे को। सो प्लीज़ गो टू योर नोट्स, आई हैव गिवन यू नोट्स, है ना, एंड यू सी द क्वेश्चंस। प्लीडिंग्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, देखिए। प्लीडिंग्स शुड स्टेट मटेरियल फैक्ट्स, द लॉ, द एविडेंस, एनी फैक्ट्स। इट इज़ व्हाट? मटेरियल फैक्ट्स। कितना आसान हो गया आपके लिए ये, मटेरियल फैक्ट्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्लीडिंग्स? प्लीड फैक्ट्स, नोट लॉ। यही आया था, यही कराया था। थर्ड, CPC pleadings does not include evidence. It includes plaint, it includes written statement. Within that material facts will be there, but
what should not be there? Evidence is not there. Pleadings must state facts. It should not law evidence नहीं, it must state facts. तो देखिए प्लीड आप लोग सीपीसी का जो हुआ है उसको निकाल दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते कब हैं? जब हमने उसको पढ़ रखा हो। बस बहुत आसान चीज़ है। बल्कि आई एम टेलिंग यू, जो लोग बहुत टेक्निकल नहीं है उनके लिए आईपीसी से आसान है सीपीसी, क्योंकि यहाँ टेक्निकलिटीज़ नहीं है कुछ भी इन्वॉल्व। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको मिट आउट करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ थेफ्ट और इट हैज़ अमाउंटेड टू रॉबरी। अभी थेफ्ट की डोमेन में है या रॉबरी में कन्वर्ट हो चुकी है, या ये अटेम्प्ट है या नहीं है, अबैटमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई या नहीं हुई। हर वहाँ पर वो सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल है। यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड देयर, है ना। एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। आपने जो लॉ सीखा है उनको फैक्ट्स पर अप्लाई करना पड़ता है आईपीसी में, है कि नहीं है। बट इन दिस केस सीपीसी में वो वाली झंझटें आपके पास नहीं हैं। आपको सिर्फ एक एलर्जी दूर करनी है, एंटी एलर्जी खा लीजिए एक, वो जो आपकी एलर्जी है मन में कि सर हम सेक्शन भी याद करें, ऑर्डर भी लो, रूल भी लो। यू आर अकस्टम टू ओनली सेक्शंस, कि सेक्शन कितने याद करा लो। ये जो ट्रिनिटी बन गई, सेक्शंस, ऑर्डर्स, रूल्स, उससे एक ऑटोमेटिकली एलर्जी सी महसूस होती है आप लोगों को। उसको दूर कर दीजिए बस, फिर सीपीसी सबसे आसान सब्जेक्ट है, ठीक है नहीं। और कम से कम जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं उनको कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा 101%। कोई मतलब ही नहीं होने का। देखो फिर की क्वेश्चन है, इस एक ही लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं बस हर बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल ऑफ प्लीडिंग? प्लीड फैक्ट एंड नोट द लॉ। ये रूल है नहीं, दिस इज रूल, बट आंसर इज व्हाट? क्या पूछा उसने? नॉट ए रूल। स्टेट द लॉ एंड प्लीड द फैक्ट्स, उल्टा कर दिया इसका, तो दिस इज नॉट करेक्ट। So if you remember only these 4 principles, you can solve all the questions at least from order 6. Very simple questions. इसको मैंने क्यों करवाया आप लोगों को? इससे आप लोग ये सीख सकते हैं कि अगर आपको 2 लाइनें पढ़ रखी हैं आपने, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। आपको ये नहीं होगा कि ये कल्पेबल होमिसाइड हुआ या मर्डर हुआ। आपने भले ही सेक्शन 299 पढ़ रखा हो, 300 अच्छी तरीके से पढ़ रखा हो, लेकिन हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आए उसमें फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएं एक बार को, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सीपीसी में कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। इसमें आईपीसी में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है कि आने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे सॉल्व करने के लिए, उसके लिए। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पर। दिस इज what? This is a rule we should state. The third principle is what? Facts and note the evidence. The evidence of facts. तो you will have to distinguish कि एक होती है टर्म material facts, एक दूसरी टर्म है evidence of facts. तो what is required to be pleaded is what? Material facts and note the evidence. Evidence का मतलब क्या हुआ? जिन facts से उसको प्रूव किया जाना है। इन टेक्निकली को आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए इसको आप फैक्ट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं। दीज फैक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 फैक्टा प्रोवेंडा। व्हाट इज फैक्टा प्रोवेंडा? एंड सेकंड कैटेगरी इज व्हाट? फैक्टा प्रोवेंशिया। एंड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दीज 2 टेक्निकल वर्ड्स, फैक्टा प्रोवेंशिया एंड फैक्टा प्रोवेंडा। दे विल आस्क यू व्हाट शुड बी प्लीडेड, क्या प्लीड किया जाना चाहिए? फैक्टा प्रोवेंडा प्लीड किया जाना चाहिए या फैक्टा प्रोवेंशिया? अब उस स्थिति में आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? ऑर्डर 6 में तो कहीं था नहीं। वहाँ तो हमने ये पढ़ा था मेटल फैक्ट्स प्लीड करने चाहिए, एविडेंस को नहीं करना चाहिए, लॉ को प्लीड नहीं करना चाहिए। ये फैक्टा प्रोवेंडा कहाँ से आ गया? फैक्टा प्रोवेंशिया कहाँ से आ गया? तो दीज आर टेक्निकल टर्म्स, इनका मीनिंग समझ लिए, बात वही है। फैक्टा प्रोवेंडा मीन्स द फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। व्हाट? The facts required to be proved, that is what? Material facts. For example, सही है, see, please let's understand this case of Borradaile versus Hunter. Borradaile versus Hunter. A was insured with an insurance company. In this case of Hunter, Borradaile versus Hunter,
A was insured with an insurance company. One of the terms of the policy was that policy would be void if insured committed suicide. It was the condition of this insurance policy that policy would be void if the insured committed suicide. अगर वो जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस ली है अपने ऊपर, अगर वो उस व्यक्ति ने सुसाइड की, उस व्यक्ति ने आत्महत्या की, तो जो पॉलिसी है वो वॉइड हो जाएगी। इसका मतलब उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो सुसाइड करके मरता है। वो समझ में आ गई बात नहीं आपको? इट वाज दी वन ऑफ द टर्म्स। ए एक्चुअली कमिटेड सुसाइड, उसने सुसाइड ही की बाय शूटिंग हिमसेल्फ बाय पिस्टल विद पिस्टल एंड देयर अपॉन एक्शन वाज ब्रॉट अगेंस्ट द कंपनी ऑन द पॉलिसी। सुसाइड करके क्लेम के लिए सू किया गया कंपनी को। समझ में आ गई बात आपको? केस है ना। नाउ होना क्या चाहिए इसमें? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्लीडिंग का कि व्हाट फैक्ट्स शुड बी प्लीडेड इन दी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, कौन कौन से फैक्ट्स को उसमें आना चाहिए। देखिए तो कंपनी शुड प्लीड दैट ए कमिटेड सुसाइड। दिस इज व्हाट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट ओनली। The company should plead that A committed suicide. Why? Because it is a material fact. If the company proves this, A committed suicide, then the legal heirs of A would not be able to get the claim from this. This is the fact of commission of suicide. Suicide करने का जो तथ्य है वो क्या हो जाता है? That becomes a material fact. It should be pleaded. और इसको हम बोलते हैं फैक्टा प्रोबेंडा। ये देखिए अब मैं उसी लाइन पे दोबारा आ रहा हूँ। दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय द फैक्टा प्रोबेंडा? द फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। जिन फैक्ट्स को प्रूव किया जाना आवश्यक है। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ हंटर, व्हाट वाज नेसेसरी टू बी प्रूव्ड? दैट ए कमिटेड सुसाइड। तो बिकॉज दिस फैक्ट नीड्स टू बी प्रूव्ड, इट इज कॉल्ड फैक्टा प्रोबेंडा। बोलो हाँ है ना? समझ में आ गया फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब क्या हुआ? दूसरा मीनिंग क्या है? फैक्टा प्रोवेंशिया। फैक्टा प्रोवेंशिया का मतलब हुआ द फैक्ट्स बाय मीन्स ऑफ विच दे आर टू बी प्रूव्ड। जिस तरीके से इसको प्रूव किया जाएगा। ये एक फैक्ट हुआ कि एक कमिटेड सुसाइड। हाउ इट कैन बी प्रूव्ड? दैट्स दोज फैक्ट्स विल बी कॉल्ड एज फैक्टा प्रोवेंशिया। समझे आप? जैसे other facts that A was melancholy for weeks, that he bought a pistol a day before his death, shot himself with said pistol, that a letter was found with him addressed to his wife stating that he intended to kill himself. All these facts are facta proventia and they need not to be proved. ये सारे जो कनेक्टेड फैक्ट्स हैं कि he bought pistol, है ना, he wrote a letter to his wife, he was in some kind of depression. These facts are necessary to prove the facta provenda of what? That A committed suicide. नहीं आई बात समझ में ना? देखिए मेटल फैक्ट क्या हुआ लक्ष्मी मैडम? कि ए ने सुसाइड की। अब ये तो नहीं पूछा सुसाइड क्या होता है, शोले में पूछा गया था ये भाई सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जो मरते हैं उसको सुसाइड बोलते हैं, तो वही वाला सुसाइड है। तो सुसाइड किया ए ने। अब ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्यों? कि जो क्लेम है, कंपनी सुसाइड के फैक्ट पर उसके क्लेम को मना कर सकती है। तो अगर ये फैक्ट रिटन स्टेटमेंट में नहीं आता है तो जो क्लेम ऑफ कंपनी, जो रिटन स्टेटमेंट है, जो उसका डिफेंस है कंपनी का, दैट गोज। तो द कंपनी कैन नॉट अवॉइड दिस मटेरियल फैक्ट। दिस फैक्ट मस्ट बी प्लीडेड इन द रिटन स्टेटमेंट। प्लीज़ रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ गई हो। एंड अगर हमने ये समझ में आ गया कि इट मस्ट बी प्लीडेड टू प्रूव हिज केस, it comes into the category of facta provenda. The material facts on which the party relies for his claim are called facta provenda. So here company is relying upon the fact of suicide, therefore it became facta provenda.
नाउ अब कंपनी को ये प्रूव करना है कि ये मरा नहीं है, ये इसने सुसाइड किया है। अब इसको कैसे प्रूव करेगी कंपनी? विद अदर फैक्ट्स, अलग क्या लेकर आएगी उसको प्रूव करने के लिए? एविडेंस लेकर आएगी। एविडेंस ये लेकर आना चाह रही है कंपनी, व्हाट? दैट ए लेटर वाज फाउंड with him addressed to his wife stating that he intended to kill himself. इन फैक्ट्स को देखिए आप प्लीज, सी दिस फैक्ट दैट ए वॉज melancholy for weeks, मीन्स ए वॉज इन डिप्रेशन फॉर वीक्स, कई हफ्तों से वो डिप्रेशन में था। ये जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ प्रूविंग द डिप्रेशन, दिस इज एन एविडेंस टू प्रूव फैक्टा प्रोवेंडा दैट ही कमिटेड सुसाइड। तो ये फैक्ट कि ही वॉज इन डिप्रेशन, दिस नीड नॉट बी प्लीडेड इन द रिटन स्टेटमेंट। ये रिटन स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या लिखा जाएगा कि दैट द लीगल हेयर्स ऑफ ए कैन नॉट क्लेम एनी कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एज बिकॉज ए वायलेटेड द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी बिकॉज ही कमिटेड सुसाइड। तो फैक्ट ऑफ सुसाइड इज नेसेसरी टू बी प्लीडेड। अब ये कि ये प्रूव कैसे करेगी कंपनी कि हम कैसे, अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैं उस सुसाइड को प्रूव कैसे करूंगा? वो बातें मुझे रिटन स्टेटमेंट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं ये कहूं कि वो डिप्रेशन में था, तो अब ये बात रिटन स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। He bought a pistol a day before his death. This fact comes into the category of facta proventia, क्योंकि ये एविडेंस है उस बात को प्रूव करने का कि उसने सुसाइड की। Shot himself with the said pistol, ये जरूरत नहीं है, प्लीड करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। I will have to bring evidence for it and I need not to plead it. A letter was found with him addressed to his wife that he intended to kill himself. उसने अपने को मारने की कोशिश की इच्छा रखता था, इंटेंशन थी उसकी। तो ये चार बातें क्या हो गई? ये चार फैक्ट्स हैं, 4 फैक्ट्स। दीज 4 फैक्ट्स कम इनटू द कैटेगरी ऑफ व्हाट? फैक्टा प्रोवेंशिया। दीज आर द रेलिवेंट फैक्ट्स, these are the relevant facts, these are necessary to prove the one fact that he committed suicide. तो ये फिर ये एविडेंस के रूप में लाए जाएंगे। these need not be pleaded in written statement. प्लीज रेज हैंड अगर आपको समझ में आ गया सबको तो। हाँ जी, इसी तरीके से केस और देख लेते हैं। वीरेंद्र नाथ वर्सेस सतपाल सिंह, किसका केस है? वीरेंद्र नाथ वर्सेस सतपाल सिंह। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस। सी दिस, in an election petition the plea that cars were used by the successful candidate for the purpose of conveying voters contrary to the act must be stated in the pleadings since it is fact in issue. This is, see, please see the case of Virender Nath versus Satpal Singh. इस केस में क्या था? What is the fact? कि allegation is that election, the person who is contesting election, he misused the cars. Okay, then in this case election petition that plea that cars were used by a successful candidate for the purpose of conveying voters contrary to the act must be stated in the pleadings because it is a fact in issue, facta proventia. क्या एलिगेशन क्या है? कि you brought the voters in your cars, कार में भर भर करके आप वोटर्स को लेकर के आए। अब जिसके कार में लेकर के आए हो, कार में बैठा के लाए हो, तो अब स्टेबलाइज हो गया ना, आपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया है ना। आपने महाभारत देखी ना, महाभारत में बहुत बढ़िया किस्सा है। किस्सा ये है कि जब युद्ध की ठन गई तो जितने भी राजा हो जाते सब आसपास के सब कोई कौरवों में जा रहा है, कोई पांडवास में जा रहा है। तो पांडवास के सगे मामा युद्ध करने के लिए आए कि मैं अपने भांजों की तरफ लड़ूंगा, है ना। और हुआ क्या, उन जहाँ जहाँ वो गए उनका स्वागत किया गया। स्वागत करा दुर्योधन की टीम ने, और वो ये समझते रहे कि देखो मेरा भांजा, मैंने नहीं कि युधिष्ठिर मेरा स्वागत कर रहा है। तो ही वॉज इन द मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कि आई वॉज बीइंग वेलकम्ड बाय द युधिष्ठिर, बट एक्चुअली ही वॉज बीइंग वेलकम्ड बाय द दुर्योधन। एंड लेटर ऑन ही सेड कि आई एम बाउंड नाउ बिकॉज
मैंने तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर लिया है, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड योर वेलकम, देयरफॉर नाउ आस्क समथिंग फ्रॉम मी, मांगो मुझसे क्या चाहते हो। उन्होंने कहा जी आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ो। तो ये क्या मतलब हुआ, लड़ने में आए हूँ पांडवों की तरफ से। और लेकिन अगेन ही विल हैव टू बिकम द सारथी ऑफ कर्ण, कर्ण का सारथी बनना पड़ा। तो मामा अपने भांजों के खिलाफ रथ चला रहा था कि भाई लड़ना है उनके खिलाफ। तो जब आप ओबलाइज हो जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो अगर आप कार से लेकर आया जा रहा है कृष्णा को वहाँ से दूर से, जिस इंसान ने कभी कार में बैठा ना हो, वो कार में बैठा के वोट डालने आएगा, तो भैया मैं तो तुम पे लगाऊंगा ठप्पा, लो वोट, मेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है, कार की सवारी तो हुई एक बार। सो दिस वाज द एलिगेशन। अब एलिगेशन ही क्या है कि कार का मिसयूज हुआ। इट मीन्स वॉट, इट बिकेम मेटेरियल फैक्ट। इट इज द फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच दिस एंटायर इलेक्शन पिटीशन इज बेस्ड। तो दिस फैक्ट मस्ट बी proved because it comes into the category of facta probanda. facta probanda, facta proventia, ये टर्म बेरक में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे आपको। what should be pleaded, what should be pleaded, facta probanda, what should not be pleaded, proventia, है ना। और स्पेलिंग चेक कर लेना, दोनों प्रोवेंडा प्रोवेंशिया जैसे लगेंगी वरना वहाँ पर। हाँ, तो इन इलेक्शन पिटीशन प्ली दैट कार्स वर यूज्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द पर्पज ऑफ कन्वेइंग वोटर्स मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स। ये हो गया, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, दिस इज फैक्ट्स एज टू फ्रॉम वेयर द कार्स वर ऑब्टेन्ड, कि कार मंगाई कहाँ से गई थी, हु हायर्ड देम, किसने किराए पे लिया था, एंड यूज देम, किसने यूज किया था। दीज फैक्ट्स नीड नॉट बी प्लीडेड, प्रूव्ड नहीं, प्रूव तो करना पड़ेगा बेवकूफ। मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दो बातें हैं, एक है कि हमें, अरे यार, एक बात यह है कि ये मेरा रिटन स्टेटमेंट है, ये मेरी प्लेंट है, मुझे उसमें क्या क्या लिखना है, सही है। और दूसरी बात है क्या क्या मुझे उस जो लिखा गया उसको प्रूव कैसे करना है। चलिए ऐसे समझ लीजिए, आरुषि मैडम हैं, इनके जो भैया हैं उन्होंने इनकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर दी, समझे। मम्मी पापा बाहर हैं, या मान लो इसने उनकी पिटाई कर दी, ऐसे खुश। चलिए देखो, तुम मतलब एज्यूम ही नहीं करना चाह रही हो, अब तुम ही पिटोगी। भाई ने इसकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर दी। अब इनके घर का ट्रेडिशन ये है कि एलिगेशंस हम लोग ओरल नहीं सुनेंगे, रिटन एलिगेशंस होने चाहिए। नाउ हु इज द विक्टिम हियर, आरुषि इज द विक्टिम हियर। नाउ शी विल हैव टू राइट ए प्लेंट, गॉट इट। Now she will have to write a plaint. Now she is the plaintiff and her brother is the defendant. तो एक fact ये, what is the fact? The material fact is what? That she was beaten by her brother. So she will have to write this because this is the material fact. Entire case is dependent upon this fact that she was beaten and therefore she needs damages. सही है, तो this होगा। तो ये तो बात हो गई material fact. It must be stated in the plaint. Now come the secondary fact. How can she prove that she was really beaten? है ना, वो अलग फैक्ट्स हो, कैसे कि एक बेलन था वो टूट गया था। तो नाउ ये जो फैक्ट है कि बेलन से मारा था और वो बेलन के टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो जो फैक्ट है वो प्लेंट में लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, वो नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज वो तो केवल एक एविडेंस हो गया कि एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट शी वॉज बिटन। She can bring it before the court कि these are the pieces of this balloon by which I was bitten. This is, so these facts need not be pleaded in the plaint. Secondly, मान लीजिए कोई किताब फटी गई उसमें कि in the tussle that a book was torn, तो that fact need not be pleaded in the plaint. Why? Because it is the evidentiary fact. It is the facta proventia. She can prove कि these are the proofs कि जो कमरे की हालत है उसको देख करके उसके photographs, these photographs of that messed room will only prove the fact. तो इसको ये करने की जरूरत नहीं है कि इतना डिटेल में कि मैं बैठी थी, भैया आया, फिर मैंने उससे कहा, उसने मुझसे ये कहा, फिर हमारी लड़ाई हो गई, फिर उसने मुझे धुना और फिर उसने मुझे फिर इस तरीके से ये टूटा ये फूटा, इतना ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेटल फैक्ट
on such and such date at such time I was given beating by the brother and that caused me immense psychological and physical pain. See, prayer that I should be compensated for this. Pizza should be ordered. So this is इनकी petition हो गई, समझे? अब इसको प्रूव कैसे करेगी? वो प्रूव करने के लिए इसके फैक्ट्स अलग से आएंगे, ड्यूरिंग ट्रायल आएंगे. आर गेटिंग स्पेंड और नॉट? सही है. तो दिस इज द फैक्टा प्रोवेंडा एंड फैक्टा प्रोवेंशिया. तो केस का नाम याद रखेगा, वीरेंद्रनाथ वर्सेस सतपाल सिंह. नाउ कम टू दिस फोर्थ principle, that is the concise form. Fourth and the last general principle, what? That pleading should be drafted with sufficient brevity and precision. Pleadings को लिखते हुए शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा कि संक्षिप्तता से, है ना. Material facts should be stated precisely and coherently. These material facts should be, it is not कि you आपके कोई word limit है. There is no limits of words. You can write it as many as words you want, but what should be your efforts? That it should be drafted in a concise form. उसको आप शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि एक बात को अगर एक सेंटेंस में कहा जा सकता है तो उसके लिए आप 10 बातें. जैसे मुझे एक बात समझानी थी कि फैक्टा प्रोवेंडा शुड बी प्लीडेड, फैक्टा प्रोवेंशिया शुड नॉट बी प्लीडेड. दिस इज द कंसाइज फॉर्म. लेकिन इसको समझाने में मुझे इसकी एजम्पशन पिटाई तक करानी पड़ गई, तो वो मैं चीज़ों को विस्तार एक्सटेंट हो गया पूरी तरीके से. काम की बात क्या थी? फैक्टा प्रोवेंशिया शुड बी प्लीडेड, फैक्टा प्रोवेंडा शुड बी प्लीडेड, नॉट द प्रोवेंशिया. ये हुआ कंसाइज बात में. एक बात कहना, आगे पढ़ जाना है वो. तो रिक्वायरमेंट इज व्हाट? इट शुड बी इन कंसाइज फॉर्म. And now come to the rule 2, sub rule 2. Every pleading shall when necessary be divided into paragraphs numbered consecutively, each allegation being in a separate paragraph. But this is the second rule, sub rule, कि pleading should be in the paragraph and they should be numbered 1 2 3 para 1 2 3 इस तरीके से. And rule 3 is what? Sub rule 3, डेट्स, सम्स एंड नंबर्स. डेट्स यानी कि तारीख, सम्स यानी कि कोई अमाउंट, एंड नंबर कोई अगर संख्या लिखनी हो. शैल बी एक्सप्रेस्ड इन ए प्लीडिंग इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स. आप उसको लिखेंगे 1 लाख को लिखना है तो यू विल हैव टू राइट इन 100,000. ये हुआ, इट इज इन फिगर्स. एंड देन यू विल राइट इन वर्ड्स ONE1 LAC lakh, only 1 lakh. So it is in number, figures as well as in words. And then according to rule 3, this is the forms in the appendix A when applicable, and where they are not applicable, forms of like character nearly may be used for all the pleadings. Then there is appendix A in which formats are given and you should follow, you should try to follow that kind of format or forms while pleadings. So this is rule 2, rule 2 of order 6, very very important for you. Rule 1 defined the meaning of pleadings. Rule 2 gave you 4 basic principles, what you should plead and what you should not plead. You should plead facts. What kind of facts? Material facts. What? And that should be in concise form. What should not plead? You should not plead law, you should not plead evidence. This is what. And this should be in paragraphs, numbered, and then dates, sums, all these should be mentioned in figures as well as in words. And possibly you should use the forms which are available in appendix A. Got it or not? So that is the first lecture on the general concepts of pleading. That's it. Thank you. देखिए, आप इसको ऐसे देख सकते हैं. आप बेरेक्ट के जाइए, go to the back portion of your बेरेक्ट and you will see here appendix A. देखा आप लोगों ने appendix A, और यहाँ पर आपको मिलेगा pleadings, titles of the suit.
description of parties in particular cases, money lent, plaint, money lent, money overpaid, goods sold at a fixed price and delivered. So there are so many formats given in the appendix A. So according to rule 3, these forms should be used by you while drafting your plaint or written statement as the case may be. Got it? समझ में आ गई बात भी अभी नहीं? ठीक है जी, ओके। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज। बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।